हेलो एवरीवन। आज तो पूछना भी जरूरी नहीं समझता मैं कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट होंगे भाई। इतना लंबा चौड़ा चैप्टर पीजीबीपी खत्म हो गया है। आइए अब उसका एमसीक्यू देख लेते हैं। एन एसएससी यूजेस, पहला क्वेश्चन है, एन एसएससी यूजेस प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस। ठीक है भाई। अंडर सेक्शन 31 ही इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ। सेक्शन 31 याद भी है आपको, क्या था? सेक्शन 30 सबसे पहला सेक्शन आप पढ़े थे चार्जिंग सेक्शन के बाद। चार्जिंग सेक्शन 28 पढ़े, फिर सेक्शन 30 पढ़े, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। फिर क्या पढ़े? सेक्शन 31 दैट वाज रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। आपने पढ़ा यहाँ रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो इस सेक्शन में आपको डिडक्शन क्या चीज की मिलेगी? कहता है ए बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल खर्चे की डिडक्शन ही होती है। कैपिटल खर्चा तो जो भी होता है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में कैपिटलाइज हो जाता है और डिप्रिसिएशन मिलता है। जो रेवेन्यू खर्चा होता है वही पीएल में चार्ज होता है। ठीक है, तो सेक्शन 31 रेवेन्यू खर्चे की बात कर रहा था। करेंट रिपेयर का मतलब वही रेवेन्यू रिपेयर होता है। तो बी रेवेन्यू रिपेयर कह रहा है, सी कह रहा है करंट रिपेयर प्लस कैपिटल रिपेयर का 1/5। नहीं, कैपिटल रिपेयर का खर्चा होगा ना तो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा और फिर उस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो व्हाट इज करेक्ट इज बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन ईच एसेट सेपरेटली। एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो डिप्रिसिएशन चार्ज करती है एसएलएम पे। तो यू नो दिस वेरी वेल कि बाय डिफॉल्ट बिजली बनाने वाली, बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी को कौन सा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन मिलता है? एसएलएम। हालांकि उनके पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो बाकी लोगों की तरह डब्ल्यूडीवी भी ऑप्ट कर सकते हैं। और जब एसएलएम डिप्रिसिएशन मिलता है तो कोई ब्लॉक वगैरह भी नहीं बनाया जाता है, इंडिविजुअल एसेट पे स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। कहता है उन्होंने मशीनरी बेच दी अप्रैल 23 में 1,20,000 रुपए की। तो डब्ल्यूडीवी से कम पे अगर बिकता है तो उसको कहा जाता है टर्मिनल डिप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी से ज्यादा पे बिकता है तो उसको कहा जाता है बैलेंसिंग चार्ज। अगर ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पे बिक जाए तो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और साथ में बैलेंसिंग चार्ज। होता है कि नहीं? तो बिक रहा है 1,20,000 रुपए का। ये डब्ल्यूडीवी देख लेते हैं। डब्ल्यूडीवी ऑफ द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 1,35,000। 1,35,000 रुपए की एसेट 1,20,000 रुपए में बिकी है, डब्ल्यूडीवी से कम में बिका है। सेल इज लेस देन योर डब्ल्यूडीवी। सो व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? क्या है डिफरेंस? 15,000 रुपए। 15,000 को क्या ट्रीट किया जाएगा? टर्मिनल डिप्रिसिएशन। कम में बिका टर्मिनल डिप्रिसिएशन, ज्यादा में बिक जाता तो बैलेंसिंग चार्ज हो जाता। ठीक है, तो ये कम में बिका है। 1,35,000 रुपए की डब्ल्यूडीवी का एसेट 1,20,000 में बिका है, टर्मिनल डिप्रिसिएशन। तीसरा क्वेश्चन है मिस्टर एक्स एक्वायर्स एन एसेट विच वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर 2,75,000। अच्छा, मिस्टर एक्स ने एक एसेट एक्वायर की जो कि साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो चुकी है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1)(4) वाज क्लेम्ड इन द प्रीवियस ईयर 22-23 में, यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर में आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, उस पर डिडक्शन ले रखा है अंडर सेक्शन 35, तो 100% डिडक्शन क्लेम कर ही चुके हो आप इसका। द एसेट वाज ब्रॉट इनटू यूज फॉर बिजनेस ऑफ एक्स आफ्टर रिसर्च वाज कंप्लीटेड। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद इसको लेके आए हो आप अपने नॉर्मल बिजनेस में। तो कहता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट में कितना जोड़ देंगे? तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च में एक एसेट हम यूज कर लेते हैं और उसके बाद उसे नॉर्मल बिजनेस में लेके आते हैं तो डब्ल्यूडीवी में कितना जोड़ते हैं? निल, कुछ भी नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि उसका 100% डिडक्शन आपने ओरिजिनल कॉस्ट का ले ही रखा है, तो अब डेप्रिसिएशन आप फिर से थोड़ी ना लोगे उसके ऊपर। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट दैट विल बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ एसेट? निल। क्वेश्चन 4 देखिए। A Limited has unabsorbed depreciation of 4,50,000 for the previous year 23-24. This can be carried forward. हाँ, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है। इसका पूरा नियम ही आपको बता देते हैं। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए और कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी। इनडेफिनिट पीरियड के लिए मैक्सिमम पीरियड 8 साल,
गलत लिख रहा है, सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम, कहीं से भी हो सकता है। इनडेफिनेटली अगेंस्ट बिजनेस इनकम, ये भी गलत है। इनडेफिनेटली अगेंस्ट एनी, ये भी गलत है। इनडेफिनेटली अगेंस्ट एनी एक्सेप्ट सैलरी, ये वाला सही है। ठीक है, मिस्टर एक्स अ रिटेलर एक्वायर्ड फर्नीचर ऑन 10 मई 2023 फॉर ₹10,000 इन कैश एंड ऑन 15 मई 2023 फॉर ₹15,000 एंड 20,000 बाई अ बियरर एंड अकाउंट पे चेक। अच्छा, चलिए हाईलाइट कर देते हैं। 10,000 कैश में है, ठीक है, 15,000 बियरर चेक से है और 20,000 रुपया अकाउंट पे चेक से है। ठीक है, आपने एक फर्नीचर एक्वायर किया है जिसकी पेमेंट आपने किस प्रकार की है बता रहा है। मिस्टर एक्स रिटेलर एक्वायर्ड फर्नीचर ऑन दिस, 10,000 रुपये कैश में, फिर 15 मई को आपने लिया जिसमें आपने पेमेंट किया है 15,000 बियरर चेक से और 20,000 अकाउंट पे चेक से। तो 10,000 रुपये से ऊपर की अगर आप एक फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में पेमेंट करते हैं अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट, तो ऐसे केस में वो ब्लॉक ऑफ द एसेट में नहीं जोड़ा जाता, मतलब उसको एसेट की कॉस्ट में नहीं जोड़ना होता है 10,000 रुपये से ऊपर का। तो 10,000 रुपया नगद में चलेगा, 10,000 से ऊपर नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्या क्या नहीं चलेगा? कैश नहीं चलता है, बियरर चेक नहीं चलता है, क्रॉस चेक नहीं चलेगा। ठीक है, कैश नहीं चलेगा, बियरर चेक नहीं चलेगा, क्रॉस चेक नहीं चलेगा। तो देखिए एक बियरर चेक भी आपने दे रखा है 15,000 रुपए का, तो ये आपके कॉस्ट ऑफ द एसेट में नहीं जुड़ेगा। तो फर्नीचर की जो कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10,000 प्लस 20,000। 10,000 अलाउ हो जाएगा क्योंकि 10,000 तक अलाउड है, 10,000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर 15,000 का बियरर चेक अलाउड नहीं होगा, अकाउंट पे चेक तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्नीचर की जो कीमत होगी वो कहलाएगी 30,000 रुपया, और फर्नीचर में मिलता है 10% डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 3,000 रुपया। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, XYZ लिमिटेड इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,50,000 ऑन 1/4/2023 फॉर द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट इन कॉपीराइट। पेटेंट एंड कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट है, 25% डिप्रिसिएशन मिलता है इस पे। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है अंडर सेक्शन 44A, ए कौन सा है? गुड्स कैरियज वाला। ठीक है, ट्रक वालों का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज एप्लीकेबल एट अ पर्टिकुलर रेट प्रोवाइडेड द एसएससी इज द ओनर ऑफ मैक्सिमम of certain number of goods carriage, the rate per month or part of the month relevant for assessment year 24-25 and the maximum number specified under the section R। अच्छा, ठीक है, अब इसमें से वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कितनी हो सकती है, ठीक है, और रेट पर मंथ क्या प्रिस्क्राइब्ड है, इसके बारे में वो बताया। जो सही लग रहा है उसे टिक करिए आप। 7,500 फॉर ईच गुड्स कैरियज in the case of an SSC owning not more than 10 goods carriage at any time during the year। अच्छा, फिर कहता है 7,500 for each goods carriage in the case of an SSC owning less than 10 goods carriage at any time during the year। owning less than 10 goods carriage होता है? नहीं, 10 goods carriage तक हो सकता है। less than is equal to not more than 10 होना चाहिए, not more than 10, ये वाली लाइन सही है। ये लेस देन 10 बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, लेस देन 10 थोड़ी ना। 3,500 पर कैरियज फॉर, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, 5,000 फॉर हैवी गुड्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो देखिए ये वाली बात सही है, हालांकि ये बात कंप्लीटली सही नहीं है, लेकिन जितना लिखा है उतना सही है, जितना लिखा है उतना सही है। 7,500 पर गुड्स कैरियज है, लेकिन जिसका मेट्रिक टन कितना है? 12 मेट्रिक टन तक का ट्रक। 12 मेट्रिक टन से ज्यादा की अगर ट्रक है तो 1,000 पर मेट्रिक टन हो जाता है इनकम। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए, जितना लिखा है उतना बात सही है कि नहीं है, उतनी बात तो सही है। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको समझना है और ये ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जाम में हैंडल करना है। एमसीक्यू जब क्वेश्चन होता है तो उसके 4 आंसर आपको दिए हुए हैं, आपको उसमें से एक ऑप्ट करना है
जो कि सही है? नहीं, उन चारों में से जो बेस्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर वन आंसर, दैट आंसर नीड नॉट बी अ करेक्ट आंसर, दैट आंसर हैज टू बी द बेस्ट आंसर. Out of those 4 answers which is given, which is the best answer is called the answers to be opted. वो आपको एमसीक्यू में ऑप्ट करना होता है. ठीक है, तो इन चारों में से बाकी 3 तो हमें गलत ही दिख रहा है ना. ए करेक्ट है लेकिन पार्शियली करेक्ट है. वेल, इट्स ओके. ठीक है, हमें तो बेस्ट आंसर ऑप्ट करना है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. Question 8. Whether total turnover of the SSC eligible for presumptive taxation under section 44AD is received entirely by account paid check during the previous year 23-24. The specified rate of presumptive business income is 44AD में आप पूरा पैसा अकाउंट पे चेक से लिए हो, बताइए कितना परसेंटेज आपकी इनकम मानी जाएगी? 6%. और अगर यही डिजिटल पेमेंट नहीं होता तो 8% मान ली जाती. Question 9. The WDV of a block plant and machinery rate of depreciation 15% as on 1/4/23 is 3,20,000. ओपनिंग WDV 3,20,000 है. अच्छा, कहाँ लिखे? यहीं पे करते हैं. ओपनिंग WDV 3,20,000. A second-hand machinery costing 50,000 was acquired on 1/9/23 but put to use on 1/11/23. अच्छा, 50,000 रुपए की मशीनरी आपने और एक्वायर की है, परचेज आपने सेकेंड हैंड की, उससे क्या मतलब है? 50,000 परचेज किया, लेकिन ये पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है. नवंबर में स्टार्ट हुआ है यूज. ठीक है ना, तो इस पर डेप्रिसिएशन आधा ही मिलेगा. ड्यूरिंग जनवरी 23 अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख. इसमें से आपने सेल भी कर दिया है 2 लाख का. डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, तो ठीक है, यही तो करना था. ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल, 370 में से 2 लग गया, 1,70,000. ठीक है, कौन सा ब्लॉक है? 15% वाला है. ये 50,000 पे आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, 50,000 का 7.5% प्लस अब 50%, 1,70,000 में से 50,000 का तो हो गया. अब बचा कितना? 1,20,000. अब 1 लाख बचे, 1,20,000 पे 15%. ये जो WDV आया है, WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, इतना ही अमाउंट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो 170 पे टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 50,000 पे आधा मिलेगा, तो 1,20,000 पे पूरा मिलेगा. कैलकुलेट कर लीजिए, 50,000 का 7.5%, 3750. 1,20,000 का 15% हो जाएगा 18,000. 21,750. ए इज द करेक्ट आंसर. Let's look at question number 10. Employees' contribution to Provident Fund, Superannuation Fund, Gratuity Fund is allowed as deduction in computing the income under the head PGBP provided it has been paid. कब तक पे करना होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे करना होता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे करना होता है ड्यू डेट ऑफ सच एक्ट. जैसे पीएफ का पैसा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कब तक? ड्यू डेट ऑफ सच एक्ट. और ड्यू डेट क्या है ऑफ पीएफ एक्ट? अगले महीने की 15 तारीख. तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो अगले महीने की 15 तारीख हो जाएगा. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कब तक हो जाएगा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक. तो देख लीजिए कहां लिखा हुआ है. बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर नहीं. ऑन और बिफोर द ड्यू डेट बाय विच एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू क्रेडिट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जब तक जमा करना होता है एम्प्लॉयर को, नहीं, उसकी तो तारीख होती है अगले महीने की 15 तारीख. ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). दिस इज द करेक्ट आंसर. बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट, ये नहीं, यही सही है. बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. तो ये थे थोड़े से एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपने मेरे साथ साथ किए. एंड तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे. छोटी सी क्लास थी, बस जस्ट वांटेड टू डू सम एमसीक्यूज विथ यू. एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास विल डू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम, long problems, right? We'll stop here.